बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पर्दा और मैं हूं आपके साथ नैयर अली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उस तकरीर की जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने UNGA के इजलास में की। और उस इजलास में की तकरीर के दौरान उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि वो तमाम हमसायों के साथ, हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल की बात भी की, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत की तरफ से दूसरे ममालिक में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी उन्होंने मजम्मत भी की और उस तरफ इशारा भी किया। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान है उसका जिक्र भी किया कि दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान से ना सिर्फ ये कि ऑपरेट कर रही हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरहद पार से हमलों की उन्होंने मजम्मत भी की। और कलदम TTP गैर रियासती अनासर की तरफ से अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के साथ हमले करने की निशानदेही भी की। और आज के दिन के अंदर एक और ख़बर सामने आती है जिसमें TTP के लिए भत्ता लेने वाला सरगर्म ग्रुप गिरफ्तार होता है। उसके मुल्ज़िम जो हैं वो TV पर आकर अपने बहुत ही होशरबा किस्म के इंकिशाफात भी करते हैं और साथ साथ TTP के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म ग्रुप की तरफ के हवाले से जो मुल्ज़िमान हैं वो ये भी बताते हैं कि उनके ग्रुप का कमांडर अब्दुल रज़ाक लोगों के घरों और दुकानों की वीडियोस मंगवाकर उनको भत्ते के लिए कॉल्स अफ़गानिस्तान से करता था। तो ये एक और बड़ा वाशिगाफ, बड़ा ही क्लियर सबूत है जो कि सामने आया है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से। इसी तरह की एक ख़बर जो है वो एक दो रोज़ कबल भी आई थी जहां इस्लामाबाद में रॉ के दो जो हैं वो दहशतगर्द पकड़े गए थे। और इस खबर के बाद जो है वो इसके ताने बाने जो हैं वो यकीनी तौर पर भारत के साथ मिल रहे थे। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ जो पैनल्स में गेस्ट मौजूद हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि ना सिर्फ ये कि पार्लियामान से उनका ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत ही मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि तज्ज़ियाकार हैं और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी और दिफाई उमूर के। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल जनरल साहब आपके सामने रखूँगी कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान और भारत दोनों तरफ से जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। और पहले तो सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक बात थी, लेकिन अब जो है वो फिज़िकल एविडेंसेस जो हैं वो भी बहुत अरसे के से सामने आ रहे हैं। कलभूषण वाला मामला सबके सामने है, क्या कहिएगा इस सारे मामले के ऊपर? जी देखिए बहुत मेहरबानी, आपने लाइन पे लिया है। फरवरी 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से एक क्वेश्चन हुआ, किसी स्टूडेंट ने कहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स क्या होंगे, तो उन्होंने दो तीन चीज़ें जो चार बताई। वो ये कहा कि हम हर मुल्क के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं और ख़ुसूसन उन्होंने ज़िक्र किया नेबर्स का और सुपर पावर्स का। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि हमारी किसी के ख़िलाफ़ जारियत के हमारे अज़ाइम नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम UN के चार्टर और रेजोल्यूशंस पे अमल करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही सेड कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ खड़े होंगे। तो अभी जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तो ये एक बड़ी वैलिड बात है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पिवटल पॉइंट है। तो आफ्टर हैविंग सेड दैट, जब उन्होंने फिर ये दहशतगर्दी की बात की, तो ये भी एक रियलिटी है। आप ये देखें कि इंडिया का जो घनौना चेहरा है, अभी उससे पर्दा तो हटाया है एक ऐसे मुल्क ने जो इनका दोस्त मुल्क है, जो इनके साथ किसी तरीके से भी दुश्मनी। कनाडा जो है वो बड़ा पीस लविंग कंट्री है। हमारे ऊपर तो वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी ये हमारे नेबर में है तो हमारे साथ इनकी जंगें हुई हैं। एक थर्ड कंट्री जो बिल्कुल गैर जानबदार है, हम तो शोर मचाते रहे। मैं अभी भी लंदन में कल परसों मैंने एक यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में मैंने शिरकत की और उसमें मैंने जाके उनको यही बताया कि कश्मीर के अंदर तो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए। उनके इंसानी हकूक़ की बात है, उनके अपने UN के चार्टर की बात है। तो यू टर्न ए ब्लाइंड आई तो बैनुल-अक़वामी पीस कैसे आएगा? और इसी तरह ये टेररिज्म की जो बात है, आप ये देखें कि इंडिया इज़ इन दी फोर फ्रंट। जो अफ़गानिस्तान से भी हो रहा है ना, ट्रस्ट मी कि इसके पीछे भी रहा है। और जो पाकिस्तान के अंदर भी कई सिखों की किलिंग हुई है उसके पीछे भी रहा है।
और दुनिया के अंदर अभी तो इनकी इतनी हौसले बढ़ गए हैं कि कनाडा जैसे मुल्क में जाके ये जून में जो उन्होंने एक सिख लीडर को मारा, उसके ऊपर कनाडा ने पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई और उन्होंने देखा कि अंडर द गार्ब ऑफ हाई कमिश्नर इन इन कनाडा वहां एक रा का दहशतगर्द था जो दूसरे मुल्कों के अंदर लोगों को मार रहा था, तो उसको उन्होंने निकाला है। तो मेरा ख्याल है ये घिनौने चेहरे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी सिचुएशन थोड़ी इसलिए डिफरेंट है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारा एक दोस्ताना ताल्लुक है। वो हमारे नेबर है, वो इस्लामी मुल्क है, उनके लिए हमारी हमदर्दी है, उनके लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया हुआ है। अभी भी उनके 30-40 लाख रिफ्यूजीज जो है वो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन उनकी सरजमीन को अगर यूज करके दहशतगर्द आ रहे हैं तो हमारा गिला तो बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, और यही बात कल मैंने यहाँ जो इंटरनेशनल पीस काउंसिल है उसके आगे भी रखी कि आप ये देखें कि अगर अफगानिस्तान की, मैंने उनको ये भी कहा कि आप लोगों ने उनको तो तस्लीम ही नहीं किया होगा, आप उनके साथ डिप्लोमेटिक मिशन खोले, आपने एक मुआहिदा किया, उनकी अपनी हुकूमत है जो कि ठीक बात है। तो आप जब वहाँ होंगे तो आप बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनके पैसे कन्फिस्केटेड है। तो ये सिचुएशन जो ख़राब है अफगानिस्तान की साइड के ऊपर, ये अफगान हुकूमत की अपनी भी कमज़ोरी है हुक्मरानी की, और इन एडिशन टू दैट इसमें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो नॉन कोऑपरेशन है उनके साथ और जो उनको दीवार से लगाए हुआ है वो भी है। तो मेरे ख्याल में ये अभी जो टीटीपी के ताने माने सामने आ रहे हैं, ये एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है और इसका हमें तो कोई डाउट पहले भी नहीं था। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का भी कोई डाउट नहीं है, और ये टीटीपी के पीछे जो लोग हैं इनका भी कोई है, और ये रियासत का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, आपने रियासत की बात की है जनरल साहब, लेकिन हमने ये भी देखा है कि माजी में पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से जो है कलअदम तंजीमें पाकिस्तान को निशाना बनाती रही और ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते रहे, लेकिन हम उसको रोक नहीं सके। बजाय इसके साबका हुकूमतों ने उनके साथ मुज़ाकरात किए, उन्हें अपने यहाँ रहने की जगह दी, और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको भी जो है वो वेलकम किया। तो इस सारे सिनारियों में आप कैसे देखते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी, हम इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि माजी के अंदर ना हमने तो, आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हुकूमत थी, नेशनल एक्शन प्लान बनाया, फिर नेटा बना, फिर उन्होंने सारी जमातों को, खा वो अपोजिशन के थे और अस्करी क़यादत को इकट्ठा करके तो फिर एपेक्स कमेटियां बनाई, और हमने तो दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी। बिल्कुल साइड पे लग गए थे। लेकिन फिर आपने जैसे इशारा किया, ये अनफॉर्चुनेट है कि आप कहें दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, उनको बुलाएं, बल्कि उनका दफ्तर भी खोल दें एक इधर, तो आप तो फिर अपनी सोवरेनिटी को सरेंडर कर रहे हैं ना। एपीसी का वो वाकया, आपने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, नेक्टा का जिक्र किया, एपीसी का वो वाकया, वो सानहा जिसके बाद जो है वो तमाम सूरत हाल जो दहशतगर्दों के साथ थी वो खुलकर सामने आई, एक्शन प्लान बनाया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि एपीसी के उन दहशतगर्दों को भी माफिया मिल गई, वो भी अपने अपने घरों को हंसी खुशी चल दिए। तो ये सारा जो सिनारियो है, ये मुल्क के अंदर भी एक जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लोगों के अंदर एक अनरेस्ट की सिचुएशन जो है वो पैदा करता है, और बाहर दुनिया के लिए भी हमको अच्छा मैसेज नहीं छोड़ रहे। इस पर क्या कहेंगे? या बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। देखिए, हमने एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, पाकिस्तान की ये पॉलिसी तो है कि डी रेडिकलाइजेशन का भी एक प्रोसेस शुरू हुआ था इशफाक परवेज कियानी साहब जब थे, और उसमें ये था कि जो भूले भटके हुए लोग उधर गए हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो ब्लैकमेल होते रहे हैं, और वो अगर आके वेपन सरेंडर करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो उनको डी रेडिकलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो अंडर द गार्ब ऑफ रिफ्यूजीज एंड ये माफी मांगने वाले और दफ्तर, अगर उनको आप टेररिस्ट मान के भी उनके दफ्तर खुलवा दें इधर और उनसे डायलॉग करें इक्वल बेसिस के ऊपर, एक सोवरेन स्टेट करेगी, तो देन मतलब है कि आपको तो ये सुइसाइडल आपका डिप्लोमेसी के अंदर मिशन होगा ना। उन्होंने बड़ा नुकसान हमारा किया, बड़े हमारे लोग शहीद हुए हैं, और हम कभी भी दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत के अंदर भी मुज़ाकरात ये करने के तैयार नहीं है। अफगानिस्तान हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के बाद हमें यही चाहिए कि वो सख्ती के साथ हमारी अफवाज बॉर्डर को सील भी किया, फेंसिंग भी की, उसको स्मगलिंग को भी रोकें, और ये जो मॉल्स अभी बस्ट हो रहे हैं, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया है, तो इनको बिल्कुल काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और ये बैनुल अक़वामी सतह पे भी हमें शोर मचाना चाहिए कि ये दहशतगर्दी सिर्फ कनाडा में नहीं हो रही, इस दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी कत्लो गारत है। हु इज कुलभूषण जादेव,
आप देखिए जिंदा मिसाल है एक बंदा जिसने अपना इकरार जुर्म किया पाकिस्तान के अंदर, कितनी कत्लो गारत हुई है। तो वेस्ट का ज़मीर क्यों काबिदा है इसके ऊपर, और इसका जोर हमें लगाना चाहिए। और हमारे हाई कमिश्नर्स को, पार्लियामेंटेरियंस के वफूद को, स्पेशल एनवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को खुद हर सतह के ऊपर, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रीजन में, बल्कि बैनुल अक़वामी इंग्लिश मीडिया जो है, BBC, CNN, आपकी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इनके अंदर हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वरना ये दुश्मन जो है ना, ये यही चाहता है कि अभी लड़ाई तो हम कर नहीं सकते चूंकि ये न्यूक्लियर पावर है, तो इनको हाइब्रिड वार के जरिए इनको मफलूज कर दें, कभी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आखिरी सवाल जनरल साहब, क्या हाइब्रिड वॉर के जरिए हम इन मसाइल का हल, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हाइब्रिड वॉर के जरिए ही इंडिया जो है वो हमारा एक तशख़्ख़ुस ख़राब कर रहा है, हमें दुनिया भर में बदनाम कर रहा है, हम क्या इस सिलसिले में इस सारे मामले को एनकाउंटर करने में कामयाब हो पाए हैं? हमारी स्ट्रेटजी कोई इसमें स्ट्रांग है? देखिए अल्लाह का करम है, हम अपने तौर के ऊपर एक बड़ी एफर्ट होती रही है, उसके अंदर बहुत सी झूल भी रही है। जो मैंने कहा कि कश्मीर के इशू को बैनुल-अक़वामी सतह पे प्रोएक्टिव आपका एक्सटीरियर मनूवर होना चाहिए, ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक पीस लविंग है। इंडिया के अंदर तो कुछ छोटी सी बात भी होती है जो उनकी अपनी भी है, फॉल्स फ्लैग करके भी हमारे मुंह पे लगा देते हैं, और इधर वो खुद इन्वॉल्व भी हैं, तो उनको वो करना है। तो इसलिए ये ऐसा मौका है जिसके ऊपर कौम के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए और कौम के अंदर यकजहती हो। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इतनी एक्यूट नहीं होनी चाहिए, और फिर अफवाज के ऊपर उनको बदनाम करने की एक मुहिम मुल्क के अंदर भी और बाहर भी चली हुई है, उसका हमें स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस की बदनामी जो है, ये पाकिस्तान की सलामती पे हमला है और इसको हमें रोकना होगा। तो ये हम करेंगे ना, वो अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा किसी वेस्टर्न मुफक्कर ने कहा कि इट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू दैट रियली मैटर्स, बट हाउ यू बिहेव व्हाइल इट इज़ हैपनिंग। हमें अभी चैलेंजेस अगर हैं तो ये कौम का इम्तिहान भी है कि हम इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। इसके लिए कोऑपरेशन, रिकन्सिलिएशन और कौमी इत्तेहाद और मुल्क से मोहब्बत और रियासती सोच वाले लोग जो है वो आगे आए, और मुल्क अल्लाह के करम से आगे आएगा, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल, हमें चैलेंजेस का भी सामना है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें किन चैलेंजेस का सामना है, उनको हम कैसे कैटर कर सकते हैं। जो दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, और फिर ये कि लोग भी पकड़े जा रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है ये हम सामने रखेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, जो कि तज्ज़ियाकार भी हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात करते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब से, और अब हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, और ये सारी जो हम इस सिचुएशन देख रहे हैं, पाकिस्तान को जिस तरह से मुर्द इल्ज़ाम माजी में भी ठहराया जाता रहा, पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद थे, पाकिस्तान सबूत देता रहा कलभूषण के हवाले से, और अब कुछ नए सबूत जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान से जो दरअंदाजी है उसके भी सबूत मौजूद हैं, जो भारत कर रहा है उसके भी सबूत मौजूद हैं। कहाँ कमी है? हम आलमी जो दुनिया है उसको क्यों नहीं बता पाए कि ये जो है हम असल में विक्टिम हैं, पाकिस्तान असल में विक्टिम है, और ये दोनों ममालिक जो है ये दरअंदाजी कर रहे हैं पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस आपने बहुत जामिया सवाल किया। मैं इसका मुख्तसरन जामिया जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसको 3 अंदाज में और 3 लेवल्स पे आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। कुछ तो आलमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ दुनिया में सियासी, माशी, समाजी और तस्वीराती तब्दीलियाँ आ रही हैं, और कुछ हमें इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ी बात ये है, बल्कि मैं उसका हवाला दूंगा अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से भी। देखिए, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आलमी निज़ाम में जो ताकत का तवाज़ुन है उसमें बुनियादी तौर पे तब्दीली आ रही है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और वीटो पावर भी रखते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल का बुनियादी जो मकसद है
वो दुनिया में अमन और सलामती को कायम रखना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराना है, जिस तरह फ़लस्तीन है, कश्मीर है और दीगर डिस्प्यूट्स हैं। तो बुनियादी तौर पे जब अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान अब तनाव और कशीदगी में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इसका असर अक़वाम मुत्तहिदा और ख़ुसूसन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर इस तरह पड़ता है कि अब किसी भी बड़े इशू पे, चाहे वो भूख हो, चाहे गुर्बत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे देरीना तनाज़ात कश्मीर फ़लस्तीन के हों या माशी मसाइल हों, उसके ऊपर किसी भी मामले पे दुनिया इकट्ठा नहीं हो पाती और वो कंसेंसस अचीव करना इन बड़ी ताकतों के लिए मज़ीद मुश्किल हो गया है। अच्छा, अब इसका असर ये पड़ रहा है कि ये जो चारों ग्लोबल चैलेंजेस हैं, भूख का, माहौलियाती तब्दीली का, गुर्बत का और बीमारी का, इन चारों से का जो असर है वो तरक्की पजीर दुनिया या ग्लोबल साउथ पे ज़्यादा पड़ रहा है। उनके पास वसाइल की भी कमी है और बड़ी ताकतें ना सिर्फ ये कि उनसे उन वसाइल एडिक्वेटली और प्रोपोर्शनेटली शेयर नहीं करती, बल्कि उनकी तवज्जो भी आपस की ग्रेट पावर पॉलिटिक्स पे ज़्यादा है और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे कम है। तो ये तो मैंने एक मजमूई आलमी निज़ाम की सूरत हाल मुख्तसरन आपको बताई है, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ इन जनरल और पाकिस्तान इन पर्टिकुलर की जो तवक्कुआत हैं आलमी बरादरी से, बड़ी ताकतों से और अक़वाम मुत्तहिदा से, वो पूरी नहीं हो रही हैं। अब हम आते हैं दाखिली सतह पे। दाखिली सतह पे 3 बड़े आपके चैलेंजेस हैं। आप जनरल साहब से बात कर रही थी। हाइब्रिड वॉरफेयर एक यूज़फुल फ्रेमवर्क है इस मामले को समझने में। आपको 4 डोमेन्स में चैलेंजेस का सामना है। इकोनॉमी में आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सियासी निज़ाम को भी आपने स्टेबल रखना है। अच्छा, उसके अलावा आपने अपनी सोसाइटी में टॉलरेंस और बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। इख्तिलाफ़ात को टॉलरेट करना है अगर दूर नहीं भी होते तो। अच्छा, और जो चौथा मामला है, ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, अपनी सरहदों को सिक्योर करें, अपने मुल्क के अंदर भी सिक्योरिटी लाएं और बाहर भी सिक्योरिटी इंश्योर करें। तो इन चारों चैलेंजेस में देखें, दिफाई सिस्टम तो हमारा बहुत ज़बरदस्त है। हमारी जो अफवाज हैं, लैंड, एयर, सी, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी और हमारी जो एटमी सलाहियत है, उसका हमारे दुश्मन को बखूबी अंदाज़ा है। इसलिए उसने 20 साल में जो हिकमत अमली मुरत्तब की, वो ये देखते हुए कि जी मैं रवायती जंग या एटमी असलहे की मौजूदगी में तो जंग की ऑप्शन नहीं है उसके पास। इसलिए उसने दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी बनाया कि दहशतगर्दी के ज़रिए से पाकिस्तान को ना सिर्फ डिस्टेबलाइज़ करना है, वहाँ सिक्योरिटी का मसला पैदा करना है, जिसके नतीजे में इन्वेस्टर भी भाग जाएगा। जो इसके दोस्त ममालिक हैं, चीन या दीगर अरब ममालिक, वो भी अपनी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ का भी जो लोग हैं उनका मोराल भी डाउन हो जाएगा और उनके दरमियान लिसानी, नस्ली और फरूही इख्तिलाफात को भी बढ़ाया जाए। इस तरह पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर और गैर मुस्तहकम किया जाए। इसकी एक मिसाल तो हम इस वक्त देख भी रहे हैं मोहम्मद अली साहब के इस वक्त मजमूई तौर पर पाकिस्तान को वो जो नेशनल सिक्योरिटी के जो जुमरे के अंदर आने वाले तमाम मामलात हैं, जिनमें फूड सिक्योरिटी की आपने बात की है, माहौलियाती तब्दीली की बात की है, इसके साथ साथ जो है वो तमाम मामलात में पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है। तो ये बताइएगा कि हम बार बार ये बात कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसका इस्तेहकाम पूरे खित्ते का इस्तेहकाम और पाकिस्तान के फ़ायदे में भी है। तो ये कहिएगा कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान, जो आपने अभी सारी जो रीजंस बताई हैं जिसमें दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह है, वो किसके फ़ायदे में है? क्यों जो है वो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को किए जाने के मामले के ऊपर दुनिया अपनी आंखें बंद किए हुए है? बहुत अहम सवाल आपने किया। मैं वो जो पिछली बात कर रहा था उसी को आपके जवाब से रिलेट करता हूँ कि देखिए, भारत आपके खिलाफ पिछले 22 साल से हाइब्रिड वॉरफेयर में मसरूफ और मुलविस है। एग्जैक्टली, ये सीधी बात है। और ये 4 डोमेन्स में वो आप पे हमलावर है। वो रवायती फौज और जंगों के जरिए हमलावर नहीं है, वो 4 डोमेन्स में हमलावर है। उसकी कोशिश ये है कि आपके माशी निज़ाम को डिसरप्ट किया जाए, आपके इन्वेस्टर को भगाया जाए, दहशतगर्दी आपके मुल्क में फैलाई जाए, चाहे वो लसानी बुनियाद पे हो, चाहे वो इंतहा पसंदी की बुनियाद पे हो। अच्छा,
उसके अलावा वो चाहते हैं कि आपके इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं, जिस तरह देखें डिसइंफो लैब जो है, उसके तहत 15 साल उनका एक ग्लोबल प्रोजेक्ट रहा, जिसमें 100 से ज़्यादा ममालिक में उन्होंने फेक वेबसाइट्स, थिंक टैंक्स और नशर व इशाअत के इदारे कायम किए, जिसके ज़रिए से, जिसका बुनियादी मकसद खुसूसन पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करना था। अच्छा, ये तीसरी डोमेन है। चौथी डोमेन है आपकी डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी में उनके जो सफरा हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो दुनिया में किसी भी फोरम पे जाएं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो वहां भी वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल इस हाइब्रिड वॉर में भारत जो है, सिफारती सतह पे उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान को जुदा किया जाए, आइसोलेट किया जाए, इकोनॉमिकली यहाँ से इन्वेस्टर भाग जाएं, दहशतगर्दी फैलाई जाए सिक्योरिटी के डोमेन में, और इंफॉर्मेशन की डोमेन में उसको एक आलमी सतह पे बदनाम किया जाए कि एक दहशतगर्द रियासत है जिसके पास एटमी असलहा है, तो ये अमन सलामती के लिए खतरा है। अब मैं आता हूँ हल की तरफ। देखें, इस वक्त हम क्या, पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे और हुकूमत क्या कर रही है? वो इन्हीं चारों डोमेन्स में हाइब्रिड वॉरफेयर लड़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली बतदरीज हमें प्रोग्रेस हासिल हो रही है चारों डोमेन्स में। आपका हवाला दे देता हूं। देखें, कल जो अबूरी वज़ीर आज़म ने खिताब किया यूएन जनरल असेंबली से, उसमें उन्होंने बहुत सारे मामलात का अहाता किया, लेकिन भारत की भी निशानदेही की कि वो अफगानिस्तान से भी हमलावर है, वो दहशतगर्दी को भी फैला रहा है, वो जो असलहे की दौड़ में भी मुलव्विस है, और दीगर ममालिक में भी वो टारगेट किलिंग और दीगर मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सिफारती सतह पे। लेकिन इंफॉर्मेशन डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जैसी एंकर और मीडिया का रोल इसमें क्रिटिकल और वाइटल है कि वो आलमी बरादरी को मीडिया के जरिए से बावर कराएं कि भारत की असलियत और हकीकत क्या है। अच्छा, और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है, उसमें सबसे बड़ा जो दो लेवल्स पे इस वक्त काम हो रहा है, रियासती इदारे भी और हुकूमत भी। देखें, आप बाहर से अपने अरब भाइयों के पास जाएं या चीनी दोस्तों के पास जाएं, उनसे रिलीफ मांगें, या आलमी इदारों IMF, वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, उनसे असिस्टेंस मांगें या इन्वेस्टमेंट मांगें, वो तो एक ऑनगोइंग एफर्ट है। लेकिन सबसे पहले हमें अपना ओन हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, और उसके ऊपर सब, जिसको हमने बहुत अरसे तक निगलेक्ट किया है। और मुझे कहने दीजिए, चाहे पिछली कोई भी हुकूमत हो, उसके ऊपर इतना प्रोएक्टिव और डिसाइसिव एक्शन नहीं हुआ जितना कि इस वक्त जारी है स्मगलिंग के खिलाफ, चाहे वो करेंसी की स्मगलिंग हो। और इसमें अफगानिस्तान, आप जानते हैं, चूंकि डिप्लोमेटिकली दुनिया में रिकॉग्नाइज नहीं है उस तरह से, तो उसकी बेशतर इकोनॉमी का दारोमदार ब्लैक इकोनॉमी और स्मगलिंग पे है। इसलिए बॉर्डर सिक्योर करना, यहाँ के जो अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं उनको रजिस्टर करना, या उनके शरपसंद अनासिर को अपने वापस मुल्क भेजना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात के जो जखीरा अंदोजी का खात्मा है, करप्शन का खात्मा है, उसके साथ साथ बिजली की चोरी, इन तमाम मामलात से हम इमीडिएटली थोड़ा बहुत रिलीफ, महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों के नतीजे में अपनी आवाम को देने की पोजीशन में आ सकते। आपने इस तरफ निशानदेही की है, तो मोहम्मद अली साहब, IMF क्यों इस तरफ निगाह करेगा? दुनिया क्यों यहाँ पर रिलीफ देना चाहेगी अगर हम खुद जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं? सियासी तौर पर आप देख लें, हमने दीगर अभी सिक्योरिटी मामलात डिस्कस किए हैं, सियासी तौर पर इलेक्शन जो है वो उसकी तारीख नहीं आ रही है, इतना इबहम है, इतनी उलझन है कि कोई पता नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है सियासी जमातें, तो फिर एक डिले हमें दिखाई दे रहा है। तो दुनिया जो है वो इस तरफ क्यों नजर करेगी अगर हम खुद जो है, हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है? आपने बहुत अहम सवाल किया, लेकिन मेरी जो जाती राय है उसमें आपका जो सियासी इस्तेहकाम की तरफ सफर है और माशी गुड गवर्नेंस की तरफ सफर है, या काउंटर टेररिज्म की तरफ जो आपकी कोशिश और पेशरफ्त है, मैं समझता हूं कि ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, और सिर्फ एक चीज से के जरिए तमाम मसाइल अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम हल करने में कामयाब नहीं हुए। देखें, अगर तो एक पॉपुलर अवामी तवक्को ये है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आती है और मैंडेट से आती है,
तो उसको अवाम की चूंकि हिमायत हासिल होती है तो उसको आके सारे मसले हल कर और देने दूसरी चाहिए। बात यह है कि दुनिया को ये पता भी अमूमी होता है। तवक्को है। मोहम्मद नहीं, अली ये साहब, अमूमी दुनिया को भी ये तवक्को पता तो है। होता है कि ये वो हुकूमत है जिसके साथ अगले 5 साल एटलीस्ट हमने डील करना है। जो निगरान हुकूमत है वो अपने तौर पे काविशें कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली 90 दिन की हुकूमत है। 90 दिन नहीं तो 120 दिन चल जाएगी, इससे ज्यादा तो आईनी तौर पर वैसे ही जो है वो नहीं रुक सकती हुकूमत। तो स्टेबिलिटी जो है वो सियासी तौर पर मेरा ख्याल है माशी स्टेबिलिटी के साथ इंटरलिंक्ड है। क्या कहिएगा? देखिए, मैं पार्टली आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये चारों सफ़र माशी इस्तेहकाम का, सियासी इस्तेहकाम का, सलामती की जानिब और खुशहाली की जानिब बैक वक्त आपको तय करने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ सियासी इस्तेहकाम इन तमाम चीज़ों का हल नहीं है, उस पर असरअंदाज तो होता है। देखिए, मुझे एक बात करने दीजिए, आप एग्री करेंगी मुझसे कि हमारा 1988 से जो जमहूरियत का सफ़र पिछले तकरीबन 35 साल का है, उसमें 3 चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं कि ठीक है, पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स तो आती हैं, लेकिन ना सिविल सर्विस का रिफॉर्म होता है, ना करप्शन का खात्मा होता है, ना स्मगलिंग का खात्मा होता है, ना बॉर्डर सिक्योर होता है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ना हम जो आईपीपीज के मुआहदे करते हैं वो कोई दानिशमंदाना अंदाज में करते हैं। तो ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हकायक आपके सामने ये रख रहा हूं कि बदकिस्मती से हमारी तमाम तर जमहूरी सियासत, तमाम तर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं करती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना और इक्तिदार में आना असल मकसद होता है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसके अगले चंद माह में जो मुस्बत असरात हैं वो तो आएंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आए, वो इस प्रोसेस को, रिफॉर्म को, जो क्रैकडाउन ऑन ब्लैक इकोनॉमी है, स्मगलिंग है, जखीरा अंदोजी है, उसको जारी रखे, बल्कि अपने सियासी मफाद, अपने शॉर्ट टर्म सियासी मफादात में इनसे कॉम्प्रोमाइज और पहलू तही जी, ना करे। ठीक ये ठीक है। बुनियादी सैयद मोहम्मद रिक्वायरमेंट अली है। साहब, मेरे पास ब्रेक का वक्त भी हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ना सिर्फ ये कि हमें ज्वाइन किया, और मुझे लग रहा है कि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपने हमें ज्वाइन किया। हम मज़ीद भी आपसे आने वाले दिनों में इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सरदार अतीक अहमद खान, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, और उनके सामने रखेंगे कश्मीर का मसला। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद खान, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के और रुकन है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के। सरदार साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। गुजारिश ये आपके सामने रखनी है कि कश्मीर का मसला जो है उसको इस्तिस्वाब राय के मुताबिक हल करने की एक बार फिर जो है वो बात वज़ीर आज़म ने UNGA में की है, और ये बात जो है वो बहुत ज़मानों से की जा रही है, बहुत सालों से की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद UNGA में बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें या दीगर आलमी तंजीमों की बात करें, किसी के कान पे जू नहीं दिखती। इसकी क्या वजह है? एक तो पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत ज़रूरतमंदाना मौका इख्तियार किया है और बड़े अरसे बाद मंतकी अंदाज में आलमी फोरम पर भारत की जो आलमी दहशतगर्दी है उसको बेनकाब किया है, और अब दुनिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हम जो कहते थे कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, तो उसे अभी लोगों को खुद यकीन होना शुरू हो गया है कि दुनिया के दारुल हुकूमतों में भारत ने अपनी कार्रवाइयाँ किस तरह ठहरा दी हैं। दूसरा जो आपने कहा कि आलमी सतह पर हमारा मौका, तो इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि हमारा मौका बिल्कुल इसी तरह वाज़ेह और दो टोक होना चाहिए, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है, आलमी इदारों की जिम्मेदारी है। ये हमारी कंसेंसस रेजोल्यूशन हैं, इत्तेफाक राय से ये करारदादें वजूद में आई हैं, इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई कि कोई आदमी ये कहे कि कोई मामला ज़्यादा हो गया या कम हो गया। तो इसमें तो आलिम बरादरी की बड़ी जिम्मेदारी है। मुश्किल ये है कि दुनिया में कभी इराक, ईरान मामला शुरू हो जाते हैं, कभी अफगानिस्तान का मामला शुरू हो जाता है, और हिंदुस्तान इस सारे अरसे में जो इस खिते में तब्दीलियाँ हुई हैं उनसे वो पूरी तरह इस्तेफादा करता है। कभी वो सोवियत यूनियन की मौजूदगी में सोवियत यूनियन की गोद में होता है,
और सोवियत यूनियन की अदम मौजूदगी में वो फिर चीन का जो है वो ड्रामा दिखा के तो यूरोप और मगरबी दुनिया जो है उसको और अमेरिका के करीब चला जाता है। इस सारी बात के जो मनफी असरात मरतब हुए दुनिया के ऊपर वो ये भी है कि आप देखते हैं कि जगह जगह नए फोरम अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स की और दुनिया में बाकी बहुत जगहों पर नए फोरम का जो वजूद में आना है ये खुद अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम होगा तो दुनिया इंतजार नहीं करेगी। कोई मिसाल OIC के स्टेज पर हल होंगे, कोई यूरोपियन पार्लियामेंट के स्टेज पर हल होंगे, कोई ब्रिक्स के स्टेज उस पर हल होंगे, कोई अफ्रीकन यूनियन के उस पर हल होंगे, कोई किसी फोरम पर। तो ये बड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान जो एक बुनियादी फरीक है, अहम फरीक है, बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा फरीक है और मसला कश्मीर का ताल्लुक भी ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट के साथ है, क्या में पाकिस्तान और क्या में हिंदुस्तान के साथ है। इसलिए इस मसले को हिंदुस्तान पाकिस्तान की सलामती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये मसला इन दो मुल्कों के ताल्लुकात का भी है और जनूबी एशिया की बका का मसला भी है। इसलिए इस मसले के ऊपर दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनवारुल्लाह काकड़ ने जिस तरह जुर्रतमंदी के साथ, लॉजिक के साथ और तफसील के साथ जो अपनी अमली का जिक्र किया है, इस्तिसाब राय का जिक्र किया है, उस पर मैं समझता हूँ कि दुनिया को तवज्जो देना पड़ेगी। अभी आप देखते हैं कि ये जो कनाडा में वाक़ा हुआ है उसके नतीजे में दुनिया के कई ममालिक, बरतानिया ने, अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, दुनिया की जो 5 आइज हैं उन्होंने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया है। और इन मौकों, ये मौका है कि जब उससे पूरी तरह हमें कुलभूषण जादेव की बात को लेकर और पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और खुद कश्मीर के अंदर मौजूद जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ इतने अरसे से फौज 8-10 लाख फौजमान लगी हुई है, तो इनको बेनकाब करने का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। और आज ये तो सरदार साहब हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है ना, जो पाकिस्तान बहुत अरसे से कह रहा था, जो कश्मीर बहुत अरसे से कह रहा था कि ना सिर्फ ये कि कश्मीर के अंदर जो है वो भारत की तरफ से बर्बरियत का सिलसिला जारी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है, बल्कि अब तो दुनिया भर में जो है वो हम देख रहे हैं कि ये टेररिज्म एक्सपोर्टर के हैसियत से जो है वो मशहूर हो गया है। हम ऐसा क्या करें कि हम भारत का असल चेहरा जो है वो बेनकाब कर सकें? हमें मजीद क्या इक़दामात करने होंगे? देखिए, एक तो बुनियादी बात ये है कि हमें अपने मौक़िफ़ में, माजी में बाज़ दफ़ा हुकूमतों ने जब गैर मशरूत तौर पर हिंदुस्तान के साथ तिजारत की बात की, हिंदुस्तान के साथ बेजा ताल्लुकात की बात की, तो उसका हमें कभी कभी नुकसान पहुँचता है। जिस तरह दो टोक और वाज़ेह बात निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने की है, इस तरह का मौक़िफ़ अगर वाज़ेह होगा तो हम बिल्कुल दुनिया के अंदर बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, मतलब यही जो लहर आई है ये बहुत बड़ी लहर है कि ग्लोबलाइज्ड टेररिज्म जो है उसमें इन्वॉल्व है, भारत जो है कार्रवाइयाँ कर रहा है। और फिर इस खिते के अंदर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ हो गई हैं। ये म्यांमार को देखें, बांग्लादेश को देखें, भूटान को देखें, नेपाल को देखें, ये सारे ममालिक जो हैं जो हिंदुस्तान के माशी तसल्लुत में थे वो सारे के सारे आज़ाद हो गए अल्लाह के फजल करम से। और ये जो चिकन नेक स्टेट्स हैं वो सारी की सारी अपना योम आज़ादी भी अलग मनाने के लिए बात कर रही हैं। और खालिस्तान का जो रेफरेंडम है, हिंदुस्तान अपने तमाम तर दुनिया में ताल्लुकात के बावजूद बरतानिया और कनाडा में उस रेफरेंडम को रुकवाने में नाकाम रहा है। सैन फ्रांसिस्को में जो हिंदुस्तान का कॉन्सुलेट जला है उसके नतीजे में सिर्फ अमेरिका ने मजम्मत की है, इस वक्त तक कोई गिरफ्तारी वहाँ पर मौजूद नहीं हुई। और ये जो एक वक्त में हिंदुस्तान के बारे में तासर था वो अभी इलाकाई तौर पर भी और आलमी तौर पर भी वो किसी न किसी वजह से वो ज़ायल हो रहा है हिंदुस्तान की अपनी नालायकियों की वजह से। और ख़ास तौर पर जो इंतहा पसंदी है, दुनिया ये समझती है कि मोदी का जो हिंदुस्तान है, बीजेपी का जो हिंदुस्तान है, RSS का जो हिंदुस्तान है, ये हिंदू तालिबान की जद में है। और दुनिया ये जो तेजी के साथ दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इतना जोर देकर बात कर रहे हैं, ये थोड़ी बात नहीं है। आपने ये जो मणिपुर का वाक़ा था उस पर मगरबी ताकतों ने, अमेरिका ने 2-3 दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि ऐसा न हो कि हमें इंटरवीन करना पड़े जब वहाँ ये कबायली जंग पीछे शुरू हुई है। तो इस तरह अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप देखते हैं कि अभी पिछले महीने में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है चाइना के अंदर, तो चाइना ने वीज़ा देने से, हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर वीज़ा देने से इनकार कर दिया
ये क्या क्या इनकार कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है, हम उसमें हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर वीजा नहीं दे सकते। ये भी अभी रिसेंट बात है, उसकी चंद हफ्तों की बात है। तो ये दुनिया के अंदर तेजी के साथ तब्दीली हो रही है और हिंदुस्तान अपनी इंतहा पसंदी के इस दौर में दुनिया में तेजी के साथ एक्सपोज हो रहा है। उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे सोशलिस्ट और सेकुलर जो आइन था, इंडिया था, उसके अल्फाज ही मिटाने शुरू कर दिए। तो दुनिया भी ये समझ रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, 1 अरब सवा अरब की आबादी, ये इंतहा पसंदी की जद में है और इंतहा पसंदी के साथ दुनिया साथ नहीं दे सकती। जितना मर्जी चीन के खिलाफ ब्लैकमेल करके और दुनिया को उसकी आंखों में धूल झोंक के हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेसी से काम लेता रहा। अब वो एक्सपोजर का वक्त आ गया है। इससे हमें पूरी तरह इस्तेफादा करना चाहिए। हमारे यहाँ कोई छोटा सा हादसा भी होता है तो हिंदुस्तान का मीडिया उसको बहुत तेजी के साथ लेके चलता है। लेकिन ये जो वाक़ा 2-4 मैंने आपको बयान किए हैं, ये हमें बिल्कुल अपने मीडिया में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन सबको टेकअप करना चाहिए ताकि। सरदार साहब, आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बहैसियत मजमूई सफारती सतह के ऊपर अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने कश्मीर के हवाले से, और ख़ास तौर पर अगर हम मोदी सरकार के मकरू चेहरे की बात करें, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का मामला हो, तो ये सारे मामलात हम दुनिया के सामने सफारती सतह पर रखने में कामयाब हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्या किया जा सकता है इस सिलसिले में? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर यकीनन एक तो इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम साउथ एशिया जो रीजन है ये दुनिया के बेशुमार मामलात और मसाइल का गढ़ है। इसलिए इसके लिए एक फुल टाइम हमारे पास डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए ताकि ये तवज्जो दे सके। अब हमारे इस खिते के मसाइल ऐसे नहीं रहे कि जिनमें आप किसी एक मुल्क की बात करें, दूसरे मुल्क की बात करें। हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सरहदें जो हैं वो इस वक्त दुनिया की बहुत एक्टिव सरहदात हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, 40 लाख से ज़्यादा माहिरीन को यहाँ जो है वो मुकीम रखा। लेकिन इसके बावजूद हमें वो सरजमीन जो है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह कश्मीर के अंदर देखते हैं आपके कोई ना कोई ऐसे ऑपरेशन जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ये सारी बात को बेनकाब करने के लिए हमें यकीनन अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की भी जरूरत है। पॉलिसीज पर नजरसानी करने की आपने बात की सरदार साहब, क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? कश्मीर का उसको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा इससे कोई? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि इन बातों से नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचेगा। अलबत्ता ये है कि हमें इन सारे मौकों से इस्तेफादा करने की जरूरत है। भारत इन तमाम मौके से इस्तेफादा करता है, हिंदुस्तान तमाम मौके से इस्तेफादा करता है। तो हम भी इन मौकों से हमें चाहिए कि हम पूरी तरह इन सारे इवेंट्स को अपने हक में। देखिए, हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा जेन्युइन केस है। हम बड़ी सिंपल बात जो प्राइम मिनिस्टर ने बाहर की है वो ये है कि हम ये कहते हैं बस कश्मीरी से उनकी मर्जी मालूम करो। हिंदुस्तानियों की मर्जी मालूम कर ली गई, पाकिस्तानियों की मर्जी मालूम कर ली गई, इस खिते में लोगों की मर्जी मालूम कर ली गई। तो कश्मीरियों को इस राय में प्लान में आली आज़ादी का वादा है, सिर्फ उस पर अमल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो असला की दौड़ है, जो एटमी जंग के खतरात हैं, जो कशमकश है, इन सारी बातों में कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद खान, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद थे और वो भी यही बात कर रहे थे कि कश्मीरी अवाम से उनकी मर्जी मालूम कर लेनी चाहिए। इस्तिस्वाब राय के तहत यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसले का हल न सिर्फ ये कि ढूंढना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ ये जो भारत का मकरू चेहरा है, मोदी सरकार का मकरू चेहरा है, इसको बेनकाब करने की अशद ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।